नमस्ते। चिकित्सा और स्वास्थ्य कार्यक्रम के और एगो प्रोग्राम में आप लोग के स्वागत करत हैं जा। इस साप्ताहिक प्रोग्राम में आज हमने विशेष रूप से बात करब जा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मरीज सुरक्षा दिवस के बारे में। त ई दिवस काहे मनावल जाला, एकर पीछे उद्देश्य कौन ची है, इस सब के बारे में विस्तार से जानकारी दे खातिर आज हमने के संगे स्टूडियो में हवन डॉक्टर अरुणा पुतीराम जी, जिनकर हमने बहुत बहुत स्वागत करत हैं जा। डॉक्टर जी, जैसे आज हमने ई विषय पर बात करते हैं जा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मरीज सुरक्षा दिवस, त ई कौन सी है? उमा जी नमस्ते, और दर्शकों को भी मेरी ओर से नमस्ते। 17 सितंबर को हर साल वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे या रोगी सुरक्षा दिवस मनाया जाता है और इसका निर्णय 2019 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की 72वीं वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के दौरान लिया गया था, जब ऐसा देखने में आ रहा था कि दुनिया भर में स्वास्थ्य सेवाओं के दौरान होने वाली समस्याओं में निरंतर वृद्धि हो रही थी। आज भी अगर हम देखें तो पेशेंट सेफ्टी एक बहुत बड़ी पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम है और दुनिया भर में 10 में से 4 लोगों को प्राइमरी हेल्थ और आउट पेशेंट केयर के दौरान किसी न किसी समस्या का सामना करना पड़ता है। और आप WHO के जब आंकड़े देखेंगे तो लो और मिडिल इनकम वाले देशों में लगभग 134 मिलियन लोग हर साल इन समस्याओं से प्रभावित होते हैं और 2.6 मिलियन लोगों की मृत्यु हो जाती है। कहने का मतलब ये है कि ये एक बहुत बड़ी पब्लिक हेल्थ समस्या है जिस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। और इसी उद्देश्य से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने निर्णय लिया कि एक दिन निर्धारित करना चाहिए जिस पर लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दी जाए पेशेंट सेफ्टी के बारे में, उन्हें जागरूक किया जाए, साथ मिलकर यह देखा जाए कि कौन कौन से कदम उठाए जा रहे हैं और कौन से नए कदम उठाए जा सकते हैं ताकि मरीजों को ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षित रखा जा सके। जैसे आप बोला कि साल 2019 से ये दिवस मनावल जाला और ये हर बरिस 17 सितंबर के ये दिन मनावल जाला। जी हाँ। हाँ, लेकिन हर बरिस एगो विषय चुनल जाला, त ई बरिस कोनो खास विषय है? जी हाँ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की ओर से हर साल इस दिन पर एक विशेष विषय रखा जाता है और इस साल का विषय रखा गया है मेडिकेशन सेफ्टी और उसका स्लोगन है मेडिकेशन विदाउट हार्म। ई विषय के बारे में विस्तार से सब कुछ बताएं। जी हाँ, मेडिकेशन सेफ्टी जैसे आप नाम से ही जान पाएंगे, दवाइयों की सुरक्षा, यानी कि मरीज़ों को उपचार के दौरान जो भी दवाई दी जाए उनसे उन्हें किसी प्रकार की हानि ना पहुँचे, किसी प्रकार की क्षति ना हो, उनका किसी प्रकार का नुकसान न हो, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो या फिर आर्थिक। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि मरीज़ों को जब भी दवाई दी जाए तो हमेशा ध्यानपूर्वक दवाइयाँ दी जाएं, क्योंकि जो मेडिकेशन एरर्स हैं, जो गलतियाँ दवाइयों को देने के दौरान होती हैं, उनके कारण मरीज़ों का बहुत बड़ा नुकसान होता है। आप देखेंगे तो जो मेडिकेशन एरर्स हैं वो स्वास्थ्य सेवाओं की प्रमुख समस्याओं में से एक है और हर साल इससे कई मिलियन लोग प्रभावित होते हैं। जैसे हम लोग जाने जा कि एगो मनुष्य अगर शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से या फिर आर्थिक रूप से ठीक बाटे तो ओकर स्वास्थ्य पर एकर बहुत ही अच्छा असर भी पड़ेला। जैसे आप बोलत हवा कि एगो व्यक्ति अगर ठीक से दवाई नहीं ले कोनो भी बीमारी के नियंत्रित में रखे खातिर, त ओकर स्वास्थ्य पर एकर बहुते बुरा असर पड़ सकी। त ई सब समस्या जोन बाते किधर से आवेला, मरीज के तरफ से खुद या फिर जो चिकित्सक लोग बाती? ये गलतियाँ कई स्टेजेस पर हो सकती हैं।
पहला है जैसे कि दवाइयों के लेबलिंग या पैकेजिंग के दौरान अगर किसी दवाई का लेबल ही सही नहीं है तो गलती हो सकती है। फिर दूसरा स्टेज है स्टोरेज के दौरान, जैसे आपने दवाइयों को सही कंडीशंस में स्टोर नहीं किया है, क्योंकि ज़्यादातर दवाइयाँ जो हैं वो बहुत अधिक गर्मी, बहुत अधिक सर्दी, धूप व मॉइस्चर से उनकी एफिशिएंसी पर प्रभाव पड़ सकता है। तो अगर आपने दवाइयों को सही तरीके से स्टोर नहीं किया है तो इससे भी उसकी एफिशिएंसी पर प्रभाव पड़ सकता है और वो हो सकता है सुरक्षित न रहे। तीसरा है जब दवाइयों को प्रिस्क्राइब किया जाता है, तो जब दवाइयाँ प्रिस्क्राइब की जाती हैं तो जो भी प्रिस्क्राइबर हैं, जो भी डॉक्टर दवाई को प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि उन्हें स्वयं उस दवाई के बारे में पूरी जानकारी हो। जब भी वे दवाई प्रिस्क्राइब करने जा रहे हैं तो उन्हें मरीज़ की पूरी जानकारी लेनी चाहिए, पूरी हिस्ट्री लेनी चाहिए कि उन्हें उस पर्टिकुलर बीमारी के अलावा कोई और बीमारी तो नहीं है, कोई और कोमोबिडिटी तो नहीं है, और वे और कोई अन्य दवाइयाँ तो नहीं ले रहे हैं, मरीज़ को किसी दवाई से एलर्जी तो नहीं है, वो केवल इस बीमारी की दवाई के अलावा ओवर द काउंटर, क्योंकि कई बार मरीज़ सोचते हैं कि जो सप्लीमेंट्स हैं, विटामिन्स वगैरह हैं, ये दवाइयों में नहीं गिनते हैं। तो जो दवाई मरीज़ ले रहे हैं उनके बारे में पूरी जानकारी हासिल करना बहुत ज़रूरी है, और मरीज़ को भी खुलकर डॉक्टर को अपनी पूरी जानकारी देनी चाहिए। यदि वे दवाइयों का नाम नहीं बता सकते हैं तो अपनी दवाइयाँ और जो भी प्रिस्क्रिप्शंस वो इस्तेमाल कर रहे हैं अपने डॉक्टर को बताएं। महिलाओं पे विशेषकर गर्भावस्था और ब्रेस्ट फीडिंग की हिस्ट्री लेना भी ज़रूरी होता है। फिर ज़रूरी है कि डॉक्टर द्वारा मरीज़ों को अच्छी तरह समझाया जाए कि दवाइयाँ कैसे लेनी हैं। इनमें हम कहेंगे कि 5R जो हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। राइट पेशेंट, यानी कि आप पेशेंट का सही आइडेंटिफिकेशन करिए। राइट ड्रग, सही दवाई दें। राइट डोज, सही डोज में दें। राइट टाइम, किस समय लेनी है। और राइट रूट, ओरल लेनी है, इंजेक्टेबल है, या कोई अन्य दवाइयाँ किसी अन्य रूट से ली जाती हैं। तो ये सभी मरीज़ों को एक्सप्लेन करना बहुत ज़रूरी है। ये हुआ प्रिस्क्रिप्शन के दौरान। प्रिस्क्रिप्शन में आपको बिल्कुल सही हैंडराइटिंग में, साफ हैंडराइटिंग में लिखना चाहिए, ताकि जो डिस्पेंसिंग के दौरान उसको सही तरीके से समझा जा सके। और अपना नाम, सिग्नेचर डॉक्टर को अच्छी तरह लिखना चाहिए, ताकि अगर डिस्पेंसिंग के दौरान कोई भी समस्या हो तो डिस्पेंसर वहाँ से डॉक्टर को संपर्क कर सकते हैं। फिर पेशेंट को भी चाहिए कि अच्छी तरह समझ लें, क्योंकि अगर समझ में नहीं आया है तो प्रश्न पूछें। ऐसा ना हो कि वे ठीक तरीके समझ ना पाएँ और गलत तरीके से दवाई लें तो गलती हो सकती है। यानी कि डॉक्टर और मरीज़ दोनों का सहयोग बहुत ज़रूरी है। फिर आता है डिस्पेंसिंग, तो डिस्पेंसिंग के दौरान भी गलती हो सकती है। तो जो डिस्पेंसर है उन्हें भी चाहिए कि जब वे दवाइयाँ देने जा रहे हैं तो दवाइयों का एक्सपायरी, उनका लेबलिंग चेक कर लें, और मरीज़ का आइडेंटिफिकेशन, वही हमने जो 5R बताए, मरीज़ को सही तरीके से आइडेंटिफाई करके और फिर सही दवाई, सही रूट, कैसे लेनी है, किस समय लेनी है, कितनी डोज में लेनी है, ये सब बताना बहुत ज़रूरी है। और ये भी बताना ज़रूरी है मरीज़ को कि उसे कैसे स्टोर करनी है, दवाई के साथ साथ क्या अवॉइड करना है और क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। अब आता है मरीज़ का टर्न। जब मरीज़ दवाइयाँ ले रहे हैं तो उन्हें भी चाहिए कि अपनी सभी दवाइयों को जो आपको बताया गया है उसी अनुसार लें। मान ल एगो मरीज नहीं समझलक, ओकरा कोई और बीमारी बाती, ओकरा दवाई कुछ और मिल गल बाती, हाँ, तो ऐसन कोनो मामला आवेला? जी हाँ, इसीलिए हमने कहा आपको कि जब डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं तो उनमें मरीज़ का पूरा नाम, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, उसकी उम्र, तारीख, सब अच्छी तरह साफ हैंडराइटिंग में लिखना चाहिए। और जब मरीज़ ये प्रिस्क्रिप्शन लेके डिस्पेंसिंग एरिया में जा रहे हैं, तो जो फार्मेसी टेक्नीशियंस हैं, डिस्पेंसर्स, उन्हें
फिर से चेक कर लेना चाहिए ना कि वो ही मरीज़ है या नहीं, क्योंकि गलतियां होने की संभावना हो सकती है। तो ऐसन जब गलती होवेला त स्वास्थ्य मंत्रालय के तरफ से कौन तरह की कदम उठावल जाला? जहाँ तक हमारी कोशिश रहती है कि इस तरीके की गलतियाँ ना हो, लेकिन अगर कोई भी गलती होती है तो फार्मेसी डिपार्टमेंट की तरफ से जांच पड़ताल की जाती है। और ये विशेष रूप से जैसे आप बोला कि एगो दवाई में जोन बाटे ओकर कब ओकरा बनावल गल रहल, कब एक्सपायरी डेट बाटे, इस सब पर विशेष रूप से चाहेला ध्यान देगी। जी हाँ, मैं कहूँगी चेकिंग हैबिट। जो डिस्पेंसर्स, फार्मेसी टेक्नीशियंस जिन्हें कहा जाता है, जब वो दवाई दे रहे हैं तो उन्हें दवाई का लेबल, एक्सपायरी डेट सब चेक करने चाहिए। और इतना ही नहीं, जब मरीज़ भी अपनी दवाइयाँ लेने जा रहे हैं तो कोई भी दवाई लेने से पहले आप उनका नाम, एक्सपायरी डेट चेक कर लीजिए। और मरीज़ों के लिए मैं कहूँगी 5 मोमेंट्स ऑफ मेडिकेशन सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। दवाई स्टार्ट करने से पहले, दवाई लेने के दौरान यानी स्टार्टिंग द ड्रग, टेकिंग द ड्रग, एडिंग द ड्रग। आप कोई भी अपनी दवाई अपने आप ऐड ना करें, क्योंकि उससे हो सकता है कि जो डॉक्टर ने दवाई दी है उससे इंटरेक्शन हो सकता है, तो इससे एडवर्स इफेक्ट्स हो सकते हैं। फिर है रिव्यूइंग ए ड्रग, यानी कि ड्रग में कोई भी बदलाव आए, ये भी। और स्टॉपिंग ए ड्रग, ये बहुत ज़रूरी है उमा जी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मरीज़ अपने आप अपनी दवाइयाँ बंद कर देते हैं। डॉक्टर ने उनको बोला है कि इस पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए आपको दवाइयाँ लेनी है, तो वो क्या होता है कि जैसे ही सिम्टम्स कम होने लगते हैं तो अपनी दवाइयाँ बंद कर देते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि मरीज़ों को भी अपना पूरा सहयोग देना चाहिए, पूरी सलाह पर अमल करना चाहिए जो कि आपको बताया गया है। जितने समय के लिए जितनी दवाइयाँ आपको लेनी है आप लेते रहिए, और कृपा करके आप अपनी दवाइयाँ किसी के साथ शेयर ना करें। ये भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हो सकता है कि जिस बीमारी के लिए आपको दवाई दी गई है वो किसी दूसरे व्यक्ति के लिए अनुरूप ना हो। तो डॉक्टर अरुणा जी, जैसे आज हमने एक मरीज लोग के सुरक्षा दिवस पर बात करत हैं जा, और ई बरिस के जो विषय है मेडिकेशन, हाँ, कि कैसे एगो मरीज के चाहेला अपन दवाई लेके, इस सब पर आप विस्तार से बतावत हवा। त हमने के औरी सकबा बतावे कि मरीज लोग खातिर औरी कौन कौन तरह के सुविधा उपलब्ध बाटे मंत्रालय की तरफ से या विश्व स्वास्थ्य संगठन की तरफ से? विश्व स्वास्थ्य संगठन की तरफ से मरीजों के सुरक्षा के लिए कई प्रकार के आर्थिक व तकनीकी सहयोग दिया जाता है, और स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से भी पूरा प्रयास रहता है कि मरीज़ सुरक्षित रहें। तो इसके लिए कई प्रकार की सुरक्षा मरीज़ों को प्रदान की जाती है। उनमें जैसे हमने सबसे पहले आपको बताया कि मेडिकेशन सेफ्टी जो इस साल का विषय भी है, तो बहुत ज़रूरी है कि सभी स्टेजेस पर सुरक्षा बरती जाए। जैसे कि हम बोल रहे थे कि मरीज़ों का और स्टाफ दोनों का सहयोग बहुत ज़रूरी है। तो बहुत ज़रूरी है कि जब मरीज़ों को अस्पताल में दवाई दी गई है तो उनका प्रॉपर मॉनिटरिंग करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार हो सकता है कि दवाई देने के बाद किसी दवाई का एडवर्स इफ़ेक्ट हो। और मरीज़ों को भी चाहिए कि अगर कोई भी एडवर्स इफ़ेक्ट होता है तो वो मेडिकल स्टाफ को रिपोर्ट करें, और जो भी एडवर्स रिपोर्ट्स हैं दवाइयों के बारे में, उनका प्रॉपर रिकॉर्डिंग और रिपोर्टिंग बहुत ज़रूरी है, ताकि गलतियां बार बार ना हो, और जो गलतियां हुई हैं उनसे हम सीख ले सकें और कंटिन्यूसली इम्प्रूव कर सकते हैं, और अपने आप में जो हमारे कार्य हैं उनमें सुधार ला सकते हैं। इसके अलावा मंत्रालय की ओर से पूरी कोशिश रहती है कि मरीज़ों को सभी प्रकार की सुरक्षा प्रदान की जाए। तो उनमें है
एनवायरमेंटल सेफ्टी, यानी कि मरीज़ों को अस्पताल में रहने के लिए एक साफ़ और सुरक्षित माहौल प्रदान किया जाता है, जहाँ पर सेफ़ बिल्डिंग्स होती हैं, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, जैसे मरीज़ हैं उनको साफ़ माहौल दिया जाता है, उनके लिए व्हील चेयर्स, ट्रॉलीज़ होती हैं, सीढ़ियों पर चढ़ने के लिए रेल्स होती हैं, प्रॉपर वेंटिलेशन मेंटेन किया जाता है, और देखा जाता है कि बिल्डिंग्स में शॉर्ट सर्किटिंग और फायर सिक्योरिटी भी है या नहीं। दूसरा आता है डायग्नोसिस सेफ्टी। तो देखा जाता है कि मरीज़ों का सही तरीके से डायग्नोसिस किया जा रहा है, क्योंकि गलत डायग्नोसिस से गलत इलाज हो सकता है। तीसरा बहुत इम्पॉर्टेंट पहलू है इन्फेक्शन सेफ्टी। लगभग दुनिया भर में 1.4 बिलियन हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन के केसेस आते हैं। तो मंत्रालय की ओर से पूरी कोशिश की जाती है कि सभी अस्पतालों में इन्फेक्शन प्रिवेंशन कंट्रोल के सभी पहलुओं पर ध्यान दिया जाए, और वे पहलू हैं हैंड हाइजीन। सभी अस्पतालों में आपने देखा होगा कि हैंड हाइजीन की, यानी कि हाथों को साफ रखने की सुविधा एक्सेसिबल रहती है, चाहे वो मरीज़ों के लिए हो या स्टाफ के लिए। फिर साफ़ माहौल, यानी कि एनवायरमेंटल क्लीनिंग व डिसइंफेक्शन होता है, लिनन और वेस्ट का प्रॉपर मैनेजमेंट किया जाता है। फिर इंजेक्शन सेफ्टी, ध्यान रखा जाता है कि इंजेक्शन देने के दौरान सभी स्टेराइल प्रिकॉशंस लिए जाएं। इतना ही नहीं, सभी मेडिकल प्रोसीजर्स के दौरान सभी प्रिकॉशंस लिए जाएं, और सभी जो इक्विपमेंट्स हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनका प्रॉपर स्टेरिलाइजेशन किया जाता है। इसके साथ साथ एंटीबायोटिक्स रेजिस्टेंस एक बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है, तो इसके लिए भी इन्फेक्शन प्रिवेंशन कंट्रोल और एंटीबायोटिक्स का सही इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है। फिर आता है कि लेबोरेटरी सेफ्टी, यानी कि सभी जो पेशेंट्स के स्पेसिमेन लेबोरेटरी भेजे जाते हैं उनका सही तरीके से लेबल हो, उन्हें सही तरीके से लेबोरेटरी में भेजा जाए। रेडिएशन सेफ्टी, यानी कि मरीज़ों को एक्सरे से ओवर एक्सपोजर नहीं किया जाए। इक्विपमेंट सेफ्टी, यानी कि जो इक्विपमेंट्स इस्तेमाल होते हैं उनकी रेगुलर मेंटेनेंस व रिपेयर की जाए। और उसके बाद आता है मेंटल हेल्थ केयर सेफ्टी, जो अक्सर हम भूल जाते हैं, क्योंकि मरीज़ों के शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मरीज़ों का मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए हम कहते हैं कि उन्हें साइकोलॉजिकल सपोर्ट दिया जाना चाहिए और उनके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। कई परिस्थितियों में मरीज़ों का ऑपरेशन करना पड़ता है, तो इसे हम कहते हैं सर्जिकल सेफ्टी, यानी कि यानी हर क्षेत्र में जो हर है, क्षेत्र में चाहे वो डायग्नोसिस के लिए हो, चाहे इलाज के लिए हो, हम पूरी कोशिश करते हैं कि उन्हें हर क्षेत्र में सुरक्षा प्रदान की जाए। जैसे आप यानी ये जो सुरक्षा के बारे में हम बात करते हैं, जब मरीज लोग की सुरक्षा, जैसे अभी कोविड के दौर से गुजरत हैं सा, और 2 साल पहले तनी ज़्यादा गंभीर रहल स्थिति, तो ओकर बाद से इस सब पर विशेष रूप से ध्यान देवता या हमेशा से रहल? हमेशा से मंत्रालय की ओर से प्रबंध किए जाते हैं, कोशिश की जाती है कि मरीज़ों को अच्छी क्वालिटी की सुरक्षित सेवाएं प्रदान की जाएं, और विशेषकर कोविड के बाद तो इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, ताकि हमारे मरीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षित रहें। तो मरीजों की तरफ से अभी जैसे आप बोलत हवा, विस्तार से आप बतावत भी हवा कि इतना तरह के कदम उठावल जाता और ये हमेशा से उठावल जाला, फिर भी मरीजों की तरफ से कभी शिकायत आवेला? जी हाँ, हम मरीज़ों की जो भी शिकायत है उसे हम मानते हैं, कंसीडर करते हैं, और देखते हैं कि उनके द्वारा जो शिकायत की गई है उससे हम क्या सीख ले सकते हैं, उसमें क्या सुधार ला सकते हैं, ताकि फिर से इस प्रकार की गलतियां ना हो और फिर से उस प्रकार की शिकायतें ना हो। लेकिन अभी के समय में जब हमने इतना टेक्नोलॉजी के बारे में बात किया, इतना विकास हुआ था ये क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, तो और कौन तरह के सुधार आने में आसान रही मंत्रालय की तरफ से? जानते हैं, मरीज़ों की सुरक्षा
किसी एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि पूरे स्वास्थ्य संस्थान की, मरीज की स्वयं व उसके परिवारजनों की जिम्मेदारी है, और इन सभी का मिला जुला सहयोग बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं शुरू करना चाहूँगी कि प्रशासन का सहयोग। तो प्रशासन का सहयोग या एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि प्रॉपर कोऑर्डिनेशन के लिए, फिर जो रिसोर्सेज उपलब्ध कराने के लिए, एडिक्वेट स्टाफिंग के लिए, और उस संस्थान में एक पेशेंट सेफ्टी का कल्चर डेवलप करने के लिए। पेशेंट सेफ्टी का कल्चर डेवलप करने से मेरा मतलब ये है कि जो भी स्वास्थ्य संस्थान हो उसमें पेशेंट सेफ्टी को प्रायोरिटी दी जाए, उसको महत्वपूर्ण समझा जाए। सभी जो स्टाफ हैं इसको अपना कर्तव्य समझें, क्योंकि जब डॉक्टर्स, आप चाहें तो डॉक्टर्स ले लें या नर्सिंग साइड ले लें या किसी भी स्टाफ के बारे में ले लें, जब आप डॉक्टर बनते हैं तो आप एक संकल्प लेते हैं कि हमारे द्वारा मरीजों को किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। तो ये आपको निभाना है। और जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल हैं, जो नर्सिंग की फाउंडर, मॉडर्न नर्सिंग की फाउंडर हैं, उन्होंने भी कहा है कि किसी भी संस्थान के लिए, किसी भी स्वास्थ्य संस्थान के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट है कि उन्हें मरीजों को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, और अगर कोई गलतियां होती हैं तो उन्हें रिपोर्ट करें ताकि गलतियां बार बार न हो, और गलतियों से सीख लें, और जो अपनी अच्छी प्रैक्टिस है, उन्होंने जो अच्छे अनुभव हैं वे दूसरों के साथ बांटें। और इसके साथ साथ प्रशासन की ओर से भी स्टाफ को हमेशा मोटिवेशन देते रहना चाहिए, उनके अच्छे कार्य के लिए उनको प्रशंसित करना चाहिए, क्योंकि अगर स्टाफ सुरक्षित नहीं है तो मरीज सुरक्षित नहीं रह सकते हैं। तो स्टाफ के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को अच्छा रखना बहुत ज़रूरी है। और जैसा कि आपने कहा कि जब से कोविड हुआ है तो आइसोलेशन वगैरह की वजह से जो ह्यूमन रिसोर्स है स्टाफ में काफ़ी कमी आई है। तो पहला, जैसे मैंने आपको बताया, सुधार लाने के लिए प्रशासन का सहयोग। दूसरा है रिसोर्सेज को अवेलेबल कराना, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, इक्विपमेंट्स हो या दवाइयाँ हो। और ह्यूमन रिसोर्स, जैसा मैंने आपको बताया कि कोविड के कारण इनमें काफ़ी कमी आई है, तो प्रशासन की ओर से बहुत कदम उठाए जा रहे हैं कि एडिक्वेट स्टाफिंग हो, प्रॉपर रिसोर्सेज अवेलेबल कराए जाए ताकि हम मरीज़ों को ज़्यादा सुरक्षित रखें। फिर तीसरा है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। तो अगर आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे तो उसमें जहाँ डायग्नोसिस है, ट्रीटमेंट है, रिकॉर्ड कीपिंग है, और मरीज़ों के साथ कम्युनिकेशन के लिए भी बहुत आसानी होगी। फिर है मरीज़ों का इन्वॉल्वमेंट। अगर मरीज़ स्वयं अपनी चिकित्सा में इन्वॉल्व होंगे तो बहुत हद तक उनकी सुरक्षा की जा सकती है। जैसे डॉक्टर अरुणा जी, हमने जाने आजा कि आप लोग पर भी काफ़ी दबाव पड़ेला, आप लोग के भी काम जोन बातें वो आसान नहीं है, तरह तरह के मरीज़ के भी सामना पड़ेला करे के, लेकिन फिर भी आप लोग जोन साहस दिखावेला जा वो कैसे वजह वो सराहनीय है। हाँ, जी, बहुत और धन्यवाद। जैसे आप बोलत हवा कि मरीज़ के भी चाहेला समझे के। हाँ, और आज जैसे हमने का मरीजों के सुरक्षा दिवस के बारे में बात करत हैं जा, बहुत कुछ बा एकर बारे में बात करे के, लेकिन समय की कमी बातें ई खातिर आखिर में आपसे मांग करती, आप ई दिवस पर कौन सी विशेष रूप से बोलबा जो न रोगी लोग हवन जा या जो लोग अपन रोग पर नियंत्रण रखे के प्रयत्न करत हवन जा। जी हाँ, जैसे मैंने आपको बताया कि मरीज़ों की सुरक्षा केवल एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं है, ये पूरे स्वास्थ्य संस्था की, मरीज़ों की स्वयं और मरीज़ों के परिवारजनों की जिम्मेदारी है, और सभी को अपने अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभानी चाहिए। प्रशासन की ओर से हमें पूरा सहयोग मिलना, जैसे मिलता आया है और मिलता रहना चाहिए। एक बहुत ज़रूरी बात है कि जो हमारे स्टाफ हैं
उनको समय समय पर जो नए प्रोटोकॉल्स हैं उनके बारे में जानकारी देनी चाहिए, उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि शुरू में ट्रेनिंग मिलती है और जो नए प्रोटोकॉल्स होते हैं, क्योंकि आजकल आपने देखा कि नई नई बीमारियां, नई दवाइयां, कोविड-19 ही तो एक नई बीमारी थी, नई बीमारियां, नए इक्विपमेंट्स, इलाज के नए तरीके, तो इनके लिए हमेशा स्टाफ को रेगुलरली अपडेट करते रहना चाहिए। और ध्यान रखिए कि मरीजों की सुरक्षा केवल उनकी सुरक्षा नहीं है, ये पूरे समाज की सुरक्षा है, आपकी, मेरी और हम सब की सुरक्षा है। और अगर हम सभी सुरक्षित रहेंगे तो इससे देश का भी सामाजिक और आर्थिक लाभ होगा। तो इसीलिए आप सभी इस सब में हमारा सहयोग दें, स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर पुतीराम जी। धन्यवाद। जहाँ चिकित्सा और स्वास्थ्य कार्यक्रम के ई करी के हमने हैजे परी विराम देवब जा और जोन जोन सलाह देवल गल, हमने यही उम्मीद करते हैं जा कि आप लोग उस सब पर अमल कर बजा। तो चिकित्सा और स्वास्थ्य कार्यक्रम के ई करी के हैजे परी विराम देवब जा और एगो प्रोग्राम के संगे आप लोग से मुलाकात करब जा। अभी खातिर हमनी के और हमनी के पूरा प्रसारण टीम के आज्ञा देवल जा। नमस्ते।